आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अड्डा हिस्ट्री पे। मैं आपका टीचर मोहित अवस्थी। बहुत दिनों बाद आज मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। बीच में तबीयत खराब हो गई थी। ये जो है इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जो है नेक्स्ट वीडियो, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपने ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया गया है। उसके बाद आप इंडिया का जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अमेंडिंग एक्ट 1786 और अमेंडिंग एक्ट 1786 क्यों आया। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन है जिसका नाम है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, कॉर्नवालिस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो कॉर्नवालिस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इस टाइम पीरियड में यूएस में एक रिवॉल्यूशन चल रही है और यूएस आजाद हो जाता है। कॉर्नवालिस ने इस रिवॉल्यूशन में जो है ब्रिटिश को लीड किया था। हालांकि जो है कॉर्नवालिस या ब्रिटिशर्स में सक्सेसफुल नहीं हो सके, उसकी कुछ अलग रीजन है। लेकिन यहाँ पे कॉर्नवालिस की जो मिलिट्री पावर थी, कॉर्नवालिस का जो आप कह सकते हैं कि माइंड था, वो यहाँ से उभर के आया और कॉर्नवालिस को जो है इंडिया में भेजा गया। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड एक मर्केंटाइल फेज चल रहा है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इस मर्केंटाइल फेज को डिटेल में जाके पढ़ेंगे। कुल मिला के जो है इंडिया से प्रोडक्ट को परचेज करना, सस्ते से सस्ते रेट में परचेज करना और उसको जाके ब्रिटेन में सेल आउट करना या पूरे यूरोप में सेल आउट करना, प्रॉफिट गेन करना, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल फेज। ठीक, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, साथ ही साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है बहुत बड़े टेरिटरी पे इंडिया में कब्जा कर रखा है, उसको चलाने के लिए एक नया गवर्नर जनरल चाहिए जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो लेगेसी है उसको इंडिया में लेके आए या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल को इंडिया में इंप्लीमेंट करे। इन सब चीजों को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट लगातार एक्ट्स लेके आ रही है। इन्हीं सीरीज में आप लोग देखेंगे 1773 से लेके 1935 तक के आप एक्ट्स देखेंगे और उन्हीं सीरीज में आज एक हम लोग एक्ट देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट 1786। कॉर्नवालिस जो है इंडिया आने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने दो कंडीशन रखता है। पहले कंडीशन ये रखता है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके डिसीजन को चेंज करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में भी चेंज करने के लिए उसको पावर मिलनी चाहिए। दूसरा कॉर्नवालिस एक मुद्दा ये रखता है कि भाई कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी की जो पोस्ट है वो भी मुझे मिल जाए। तो ये दो पोस्टों को, ये दो कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1786 आता है। तो इसका है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा। कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी की हम लोग बात करते हैं तो आपको अच्छे से याद है, नहीं याद है तो आप जाके वीडियो देखिएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है उसमें प्रोविजन किया गया जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें से किसी एक मेंबर को कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी बनाया जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल इस पोस्ट को होल्ड नहीं करता था। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ब्रिटिशर्स हारे और ब्रिटिश रेस के लिए जो एक धब्बे ऐसी चीज है। और क्योंकि इशू ये था कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी के बीच में कोई डिस्प्यूट, स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे में ये चीजें अगर एक ही हाथ, तो एक ही पर्सन के हाथ में सेटलाइज्ड होंगी तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसा कॉर्नवालिस का मानना था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट एक्ट में इस चीजों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1773 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें आपको पता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर कितने थे? चार। ये सब असिस्ट करते थे किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक, और इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, उसी को सॉल्व करते हुए जो है 1784 में इसकी संख्या या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की संख्या घटा के 3 कर दी गई। लेकिन फिर भी डिस्प्यूट जैसी चीजें रहती थी, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन सही से नहीं हो पा रहे थे। इसलिए कॉर्नवालिस को ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों डिसीजन ले लिए जाएंगे तो ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ना सिर्फ ब्रिटिश उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ब्रिटिश, बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है किसका? 1786 के एक्ट का। ठीक, तो अब हम लोग इसके प्रोविजंस में बात करते हैं। वही प्रोविजन है कि दोनों ही पावर, कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी और गवर्नर जनरल, दोनों ही पावर जो है यूनिफिकेशन कर दिया गया एक सिंगल ऑफिसर साथ में। ठीक, दूसरा भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में गवर्नर जनरल को जो है ओवरराइडिंग पावर्स मिल गई है अपने काउंसिल के अगेंस्ट, अपने काउंसिल के डिसीजन को चेंज कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको याद आ रहा हो 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन हुआ था किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी को जो है सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स के लिए गाइड करता था। 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। और कमर्शियल अफेयर्स के लिए जो है वो कौन डिसीजन लेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेगा। इतना आप लोगों को रिकॉल हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट में भी इसका रोल होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, किंग्स का अप्रूवल लेता था, किसका, ब्रिटिश किंग का अप्रूवल लेता था गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब वो मैंडेटरी नहीं है। अमेंडिंग एक्ट में ये भी प्रोविजन किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो ये प्रोविजन रहा। और खास नहीं है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा खास नहीं है, हालांकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपके काम आ सकते हैं। दो तीन स्टेटमेंट्स हैं। कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो सिंगल ऑफिशियल के हाथ में सैनिटाइज की गई किस एक्ट के थ्रू, 1786 के थ्रू। या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 1786, और मान लीजिए यही तीन स्टेटमेंट्स लिखे हो तो आप मान लेंगे यहाँ दिस इज राइट, और ये भी राइट है और ये भी राइट है। ठीक, यहाँ पे अगर ये नॉट हटा दिया जाए, ठीक, तब आप क्या बता देंगे कि ये राइट नहीं है। इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकते हैं ना कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 3 का और स्टेटमेंट नंबर 3 सही नहीं, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे लिए काम आ सकता है। तो अमेंडिंग एक्ट में यही सब चीजें हमको देखनी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रोविजन में आते हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी जो है उसकी अपॉइंटमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रूल होगा उसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया गया है। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर दिया है इसकी पावर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर को गवर्नर जनरल के लिए भी है, और उसकी काउंसलर्स के लिए भी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसको क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे। ये रहा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर मान लीजिए कोई भी मैटर है जो डिस्प्यूटेड मैटर है, ठीक है, मेजोरिटी कोई डिसीजन ले रही है, मेजोरिटी मतलब आपको पता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर कितने हैं, 3। तो मेजोरिटी क्या हो सकती है, मेजोरिटी ये हो सकती है, दो पॉसिबल केसेस हैं। पहला 2:1, दो लोग एक के फेवर में और एक आदमी किसी एक के फेवर में, मतलब अपोजिशन में है। या तो 3:0, मतलब तीन के तीनों जो है सब्जेक्ट जो कि पेश किया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने, तीन के तीनों से फेवर। तो मेजोरिटी के डिसीजन को गवर्नर जनरल जो है वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करते हुए कैंसिल कर सकता है वो। ठीक है, और ऐसे में जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं उनको रिटर्न में देना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों को अपने व्यू को जो है रिटर्न में देना पड़ेगा। तो एक ये भी एक स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है स्टेटमेंट। ठीक, जहां तक सबको क्लियर हो गया होगा मैं समझ के सकता हूँ इतना। ठीक है, दूसरा क्या है कि गवर्नर जनरल जो है वो फाइनली डिसाइड करता है कि अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल ने अपनी काउंसिल को कुछ नहीं बताया और कोई डिसीजन ले लिया, तो ऐसे में काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, गवर्नर जनरल अपने डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। एक जनरल सी चीज है, अगर आपने मेजोरिटी से डिस्कशन ही नहीं किया, खुद कोई डिसीजन ले लिया, सिंपल सी बात है, आप खुद अपने स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वही लिखा हुआ है, इफ द गवर्नर जनरल और गवर्नर फाइनली डिसाइडेड टू एक्ट ऑन हिज ओन, he would be personally liable for any step taken without the council's approval। ठीक, इंक्लूजन की बात करते हैं। इस एक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्ट ने क्या किया है कि कॉर्नवालिस को कुछ पावर दे दी है। कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दे दी है क्या, कि अब उसको पूरा राइट है ना, कि देखिए सिविल एंड पहली बात तो उसको कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी मिल गया है, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगेंस्ट भी जो है पावर मिल गई है। तो ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से डिस्कशन करके क्या लेके आता है, परमानेंट सेटलमेंट लेके आएगा। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट क्या है, इंडियन लॉ क्या है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में उसको देखेंगे। तो कॉर्नवालिस को बहुत सारी पावर मिलेगी। दूसरा, कोडिफिकेशन ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉज। ठीक, अब आप कहेंगे कि सिविल एंड द क्रिमिनल लॉज कैसे, देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी का इस टाइम पीरियड मर्केंटाइल फेज चल रहा है। मर्केंटाइल फेज में कंपनी क्या कर रही है, इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। कहां से, बेसिकली बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, और इस रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू जो उसकी अर्निंग होती है उससे इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करती है, उसको ब्रिटेन में जाके और यूरोप में जाके बेचती है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि ऐसे में कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को लॉस नहीं करनी चाहिए, अपने कंपनी के रेवेन्यू को जो है कम नहीं करना चाहिए, ताकि जो उसका ज्यादा से ज्यादा इनपुट हो सके। तो ऐसे में क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं कि सिविल लॉस और क्रिमिनल लॉस जो है ना, सिविल लॉस की अगर बात करते हैं तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी बात होती है, जुडिशियल हिस्ट्री का पार्ट है। सिविल लॉ में जैसे कि जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए मेजोरिटी में जैसे मनुस्मृति वगैरह हुआ करती थी, उन सब चीजों की चर्चा चलती है। तो कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में कोड ऑफ जेंटू लॉ की कोडिफिकेशन पे तक मामला जाता है। क्रिमिनल लॉज जो मुफ्ती मौलवी काजी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है टर्किश टाइम पीरियड से लेके मोहम्मदन टाइम पीरियड तक क्रिमिनल लॉज जो है वो शरीयत के हिसाब से, मोहम्मदन लॉज के हिसाब से चला, तो उनके कोडिफिकेशन के ऊपर जिसने काम करने की कोशिश की। क्योंकि देखिए नेटिव्स जो भारतीय हैं उनको रूल करना, उनको गवर्न करना है। तो ऐसे में क्या है कि
उन रूल्स को कोडिफाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सिविल लॉज हैं, जो मुस्लिम्स के लिए अलग है, नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग है, दोनों की जो प्रीस्ट क्लास है, जैसे पंडित हो गए और जो काजी मुफ्ती हो गए, वो अपना अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो कोडिफाइड करना चाहते हैं, और वो कोडिफाइड करके ब्रिटिशर्स के लिए किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करने में हेल्पफुल हो सकता है, यही सब वो रिफॉर्म कर रहा है। और ऐसे में एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके लिए बैरियर ना बने, इसलिए उसने इस पावर को अपने पास लिया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेजोरिटी के डिसीजन को भी कैंसिल कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है इस टाइम पीरियड में, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी की पोस्ट उसी के पास होती है, और कॉर्नवालिस खुद भी कहता है कि हमने अपने शत्रु को तो लंगड़ा कर दिया और दोस्तों को भी मजबूत नहीं होने दिया। तो जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे कि कॉर्नवालिस ने ऐसा क्या किया और क्यों क्यों किया, और टीपू सुल्तान के रेफरेंस में ऐसा क्यों बोला। तो गवर्नर जनरल की पावर को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड कर रहा है, साथ ही साथ जो है गवर्नर जनरल को जो है रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहा है। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो बंगाल जो था उसको सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, और सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में से कलेक्टर की पोस्ट की अपॉइंटमेंट कर दी। ठीक है, इसी को हम लोग जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ कॉर्नवालिस बोलते हैं, जो कि हम लोग बीए एलएलबी में पढ़ते हैं, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो ये आपके सिलेबस में जुडिशियल रिफॉर्म्स प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब हम लोग ऑप्शनल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पे जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चा करेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि माल अदालत और रजिस्ट्रार कोर्ट, ये सब चीजें रजिस्ट्रार कोर्ट देखिए आज भी चलती जा रही है। जो कलेक्टर है, कलेक्टर को रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट है। परमानेंट सेटलमेंट आता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या करते हैं, लैंड लॉर्ड्स जो होते हैं, जमींदार जो होते हैं, उनसे जो है कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है रजिस्ट्रार कोर्ट होगी, 200-300 रुपए तक का जो मसला होगा रजिस्ट्रार डिसीजन ले लेगा, उसके बाद कलेक्टर के साइन के बाद सब डिटेल में हम लोग वहां पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का ओवरव्यू है। सम ऑफ वेल नोन जुडिशियल रिफॉर्म्स अंडर द लॉर्ड कॉर्नवालिस आर रिकॉग्नाइजेशन of districts, reorganization of districts, and the appointment of collector, establishment of माल अदालत कुछ और नहीं, रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, रजिस्ट्रार कोर्ट जो है कुछ और नहीं है, छोटे मसलों से जुड़ा हुआ रेवेन्यू कोर्ट है, जो कि रजिस्ट्रार के अंडर में काम करता है, लेकिन उसका फाइनल जजमेंट जो है कलेक्टर के ऑफिस के साइन से होता है। तो इंडिया में जो है आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है कॉर्नवालिस ने काम किया। कॉर्नवालिस ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। तो इस तरीके के सभी रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है कि कॉर्नवालिस एम्पावर्ड हो, कॉर्नवालिस के पास अच्छी खासी पावर हो। तो अमेंडिंग एक्ट जो है कॉर्नवालिस को ठीक ठाक पावर दे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगेंस्ट वो डिसीजन ले सकता है। ठीक, साथ ही साथ जो है वो कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी बन रहा है। और देखिए अच्छा खासा जो है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स हारे थे, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स ना हारे ना जीते, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में अचानक से जो है उसने अपनी पावर का यूज किया। तो एक गेम है, वो पूरा हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ओवरऑल जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 1786 में यही था। दैट्स ऑल। 1786 के अमेंडिंग एक्ट को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और इसको हम लोग पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या धीरे धीरे जब सारे रूल्स, सारे चार्टर्स होते चले जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप देखते चले जाएंगे लास्ट में 1935 का जो एक्ट आएगा, तो आप जानेंगे कि कैसे जो है इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ आगे बढ़ा। और नेशनल मूवमेंट में हम ये जानेंगे कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को लोगों ने किस तरीके से समझा, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने में हमसे क्या कमियां रह गई, और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ने में हमारे काम आएगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या लेगेसी मिलती है, गवर्नर जनरल, वॉइस राय से होते हुए जो है भारत के राष्ट्रपति या संविधान सभा के अध्यक्ष, फिर भारत के राष्ट्रपति तक हमने कैसे जर्नी करी। तो ये सारे जो है चीजें इंपॉर्टेंट है, और डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे 1793 का।